बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम BSN फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी 2 पढ़ रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी 2 में हमने यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद यूनिट 2 एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से स्टार्ट किया हुआ था। इसका लेक्चर 1 हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी कंट्रोल मैकेनिज्म था, वो हमने पढ़ लिया। लेक्चर 2 हमने स्टार्ट किया था जो कि जाइगेंटिज्म, डवार्फिज्म और एक्रोमेगेली पे था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 3 पेंक्रियास डिसऑर्डर डायबिटीज़ मेलाइटस पे है, यानी इस यूनिट का जो लेक्चर 3 है वो पेंक्रियास के डिसऑर्डर्स पे है, और पेंक्रियास में जो मेजर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में डायबिटीज़ मेलाइटस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफा अजहर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। डायबिटीज़ मेलाइटस ये हमने AHN में भी डिस्कस किया था जब हम एंडोक्राइन नर्सिंग पढ़ रहे थे, लेकिन AHN और पैथोफिजियोलॉजी में डिजीज़ में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में आप लोगों का जो मेजर कंसर्न होगा, आप लोगों का जो मेजर फोकस होगा वो इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और फिर पैथोफिजियोलॉजी। नॉर्मल फंक्शन इसकी कैसी थी, जब डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं थी तो क्या था, क्या हो रहा था, जब डायबिटीज़ मेलाइटस आ गई तो उसके बाद कौन से प्रॉब्लम से राइज हुए, ये इस चीज़ पे फोकस करना आप लोगों का वो एक टास्क है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स में है कि इस यूनिट के एंड के बाद, इस लेक्चर के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस के जो टाइप्स हैं उनमें डिफरेंस का पता होगा, इसके काजेज़ आप लोग बता सकेंगे, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी इसके साइन सिम्टम्स बता सकेंगे, जो इंसुलिन की रोल है वो आप लोगों को मालूम होगी, कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं डायबिटीज़ के वो आप लोगों को पता होगा, और आप इसके मैनेजमेंट, उसके लिए नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशन भी जान सकेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से किए जाते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस। अब स्टूडेंट्स, डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब क्या है? ये जो डायबिटीज़ लफ्ज़ है इसका मतलब है एक्सेसिव यूरिनेशन। थ्रू यूरिनेशन को डायबिटीज़ कहा जाता है। मेलाइटस का मतलब है स्वीट इन टेस्ट, यानी जो चीज़ें टेस्ट में स्वीट होती है तो उनके लिए हम मेलाइटस लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस इसको हम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो यूरिनेशन होती है, यानी जो एक्सेसिव यूरिनेशन होती है उसमें शुगर मौजूद होती है, इसीलिए हम इसको डायबिटीज़ मेलाइटस का नाम देते हैं। इसके बरअक्स मैंने आप लोगों को बताया था जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसका मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी जो डायबिटीज़ लफ्ज़ है उसका मतलब है थ्रू यूरिनेशन यानी एक्सेसिव यूरिनेशन करना, और वहाँ पे इंसिपिडस का मतलब ये है कि टेस्टलेस यूरिन, कि उसमें शुगर का मसला नहीं होता। यहाँ पे मेलाइटस का मतलब है कि स्वीट इन टेस्ट, यानी यूरिन जो है वो उसमें शुगर होती है, और इंसिपिडस का मतलब है कि उसमें शुगर नहीं होती, वहाँ पे शुगर का कोई मसला नहीं होता। और ये ऐसी डायबिटीज़ है कि इसमें शुगर का मसला होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाती है। लिखा है disease in which the body doesn't produce or properly use insulin leading to hyperglycemia। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बॉडी सही तरीके से इंसुलिन को या यूज़ नहीं कर पाती या जितना चाहिए उतने मकदार में प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो फिर क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपर मीन्स हाई और ग्लाइसीमिया मीन्स लेवल ऑफ ग्लूकोज, यानी ब्लड में ग्लूकोज की जो लेवल है, लेवल ऑफ ग्लाइसीमिया मीन्स लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, जो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, अपने नॉर्मल रेंज से वो ऊपर हो जाती है, इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्यों ऊपर हो जाती है, क्यों इंक्रीज हो जाती है? तो ये इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि बॉडी इंसुलिन को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा या फिर सही तरीके से उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया इज़ ए टेक्निकल टर्म फॉर हाई ब्लड ग्लूकोज ब्लड शुगर, यानी ब्लड में ग्लूकोज की जो हाई लेवल है उसके लिए टेक्निकल टर्म हाइपरग्लाइसीमिया यूज़ होती है। हाई ब्लड ग्लूकोज हैपन्स व्हेन द बॉडी हैज़ टू लिटिल इंसुलिन और व्हेन द बॉडी कैन नॉट यूज़ इंसुलिन प्रॉपरली। हाई ब्लड ग्लूकोज कब होता है, जब बॉडी इंसुलिन को या तो सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाती या फिर बॉडी के अंदर इंसुलिन की जो मकदार है वो बहुत कम हो जाती है, यानी उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। हाइपरग्लाइसीमिया इंक्लूड
वीक, स्वीटी, कंफ्यूज्ड, इरिटेबल, डिसोरिएंटेड, यानी जिन लोगों को हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जिनकी नॉर्मल रेंज से हाई हो जाती है, तो वो लोग वीक होते हैं, उनका जो स्किन होता है वो स्वीटी होता है, और वो कंफ्यूज होते हैं, वो इरिटेबल, बेचैन होते हैं, और डिसोरिएंटेड होते हैं। डिसोरिएंटेड का मतलब ये है कि वो सही तरीके से प्लेस, टाइम और पर्सन से वाक़ई नहीं होते, सही तरीके से जो पहचान नहीं सकते, उनका माइंड सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, अब देखें पैथोफिजियोलॉजी है चूँकि, इसलिए हम नॉर्मल चीज़ें पहले पढ़ेंगे। तो लिखा है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डायग्राम शो है, इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया है कि सबसे पहले माउथ के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो आपके लिए एमसीक्यूज बन सकती है कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप लोगों को ये मालूम होना ज़रूरी है कि माउथ से ही इनकी डाइजेशन स्टार्ट होती है। माउथ में क्या है, कौन इसकी डाइजेशन करवाता है, एमाइलेस इसमें है। एमाइलेस क्या करती है, इसकी जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो स्टार्च है, इनकी क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है और कन्वर्ट करती है। यहाँ पे मल्टोस होता है, जो शुगर है, शुगर का एक फॉर्म है, मोनोसेकेराइड है, मल्टोस उसको कन्वर्ट कर देती है। मल्टोस को ये यहाँ पे जो एमाइलेस है ये कन्वर्ट कर देती है, उसको उसकी तोड़फोड़ कर देती है। और जब ये स्टार्च पैक्ट करती है तो इससे ये स्टार्च जो है ये पॉलीसेकेराइड है, चूँकि जब इसकी तोड़फोड़ हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, तो इससे मल्टोस बन जाता है जो कि एक मोनोसेकेराइड है। फिर मल्टोस की भी ब्रेकडाउन होती है। मल्टोस की ब्रेकडाउन कौन करता है, जो पेंक्रियाज में, जो ड्यूडिनम में, यहाँ पे जो एमाइलेस होता है, यहाँ पे भी होता है, माउथ में भी होता है। माउथ में जो होता है उसको हम सलाइवरी एमाइलेस कहते हैं, और जो पेंक्रियाज से बना होता है और ड्यूडिनम में चला आता है, इसको हम पेंक्रियाटिक एमाइलेस कहते हैं। तो पेंक्रियाटिक एमाइलेस इस पे मल्टोस पे एक्ट करके उसको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पे मल्टेज है इंटेस्टीन में, मल्टेज भी ग्लूकोज पे एक्ट करता है, यानी मजीद इसकी जो है ब्रेकडाउन होती रहती है। लिखा है द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, the complex polysaccharide starch is break down into glucose by enzyme amylase and maltase secreted by the small intestine। यहाँ पे क्या करता है, जो कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड स्टार्च है इसकी ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन होकर इससे ग्लूकोज बनता है, और वो कौन करता है, एमाइलेस एंजाइम और मल्टेस एंजाइम करते हैं। अब एमसीक्यूज बन सकती है कि कौन से एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है। तो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि ये मल्टेस और एमाइलेस है। व्हाट गोज़ रॉन्ग इन डायबिटीज़, डायबिटीज़ में क्या ऐसा गलत काम होता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ डेवलप होती है। तो लिखा है मल्टीट्यूड ऑफ मैकेनिज़्म, बहुत सारे मैकेनिज़म्स इसमें इन्वॉल्व है। इंसुलिन की रेगुलेशन नहीं होती, इंसुलिन की रेगुलेशन में मसला हो सकता है, वो रेगुलरली जो जिस तरीके से उसको सिक्रीट होना है इस तरीके से सिक्रीट नहीं हो सकता है, उसकी सिक्रीशन में मसला हो सकता है, बिल्कुल उसकी सिक्रीशन स्टॉप हो सकती है, या फिर उसकी अपटेक और जो ब्रेकडाउन है, यानी सेल्स इंसुलिन का सिर्फ रिलीज़ होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो हमारे बॉडी में सेल है वो उनकी तरफ से इंसुलिन की अपटेक ज़रूरी है, तब जाके वो ब्लड ग्लूकोज को इंसुलिन ब्लड से सेल की तरफ ले जा सकता है। तो इसमें भी मसला आ सकता है कि सेल उसको रेजिस्ट कर सकते हैं और उसकी अपटेक बंद हो सकती है। बीटा सेल्स के बारे में लिखा है कि बीटा सेल डैमेज हो सकते हैं, जो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स है जहां से इंसुलिन बनती है वो डैमेज हो सकते हैं। लिखा है डायबिटीज़ कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड व्हेन काउट एयरली, अगर डायबिटीज़ को शुरू में उसको काउट किया जा सके, उसको एयरली डिटेक्ट किया जा सके, डायग्नोज किया जा सके, तो फिर उसको आसानी से इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। हाउएवर व्हेन लेफ्ट अनट्रीटेड, लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया गया, इट कैन लीड टू पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस दैट इंक्लूड हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी डैमेज एंड नर्व डैमेज। तो इसकी वजह से अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं, जिनमें हार्ट डिजीज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड की एक ख़ास उसकी कंसिस्टेंसी होती है कि वो उसकी जो है एक ख़ास विस्कोसिटी होती है, लेकिन जब उसमें शुगर हाई हो जाता है तो वो ब्लड बहुत ज़्यादा विस्कस बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन जाता है, और उस गाढ़ेपन की वजह से जब वो नेफ्रॉन पे चला जाता है, किडनीज़
में, तो नेफ्रॉन के अंदर जो कैपिलरी नेटवर्क्स होती है उनको डैमेज कर देती है। आई के लिए जो कैपिलरी नेटवर्क आती है उनको डैमेज कर देती है। जब वो ब्लड वेजल्स के अंदर एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं उनकी जो स्मूथ लेयर होती है उससे गुजरती है तो उनको डैमेज कर देती है। इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स इससे अराइज हो सकते हैं। नॉर्मली आफ्टर यू ईट और ड्रिंक योर बॉडी विल ब्रेक डाउन शुगर फ्राम योर फूड एंड यूज़ देम फॉर एनर्जी इन योर सेल्स। नॉर्मली क्या होता है, जब आप लोग खाना खाते हैं तो फिर आपके बॉडी के अंदर उनकी ब्रेकडाउन होती है। इन शुगर ब्रेकडाउन जब हो जाती है तो उससे शुगर बनता है, ग्लूकोज बनती है, और फिर वो ग्लूकोज आपका के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल है उस ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन द सेल्स। अब इंसुलिन का यहाँ पे एक्शन देख ले। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी बता रहा है, ये जो येलो कलर्स के यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन रिसेप्टर्स है जो रेड कलर के हैं, और जो ब्लू कलर के हैं ये इंसुलिन, ये ग्लूकोज है, और ये जो पर्पल कलर के हैं ये इंसुलिन के जो ट्रांसपोर्टर है वो है। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये क्लोज ट्रांसपोर्टर है, और यहाँ पे जो दिखाया गया है ये ट्रांसपोर्टर का जो गेट है वो ओपन हो चुका है, यानी ये ओपन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब भी ये सेल है, सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर है, जब भी इंसुलिन आ जाता है और अपने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग बना लेता है तो फिर ये जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स गेट है ये ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब इंसुलिन नहीं होता है तो ये जो गेट है ये इस तरह लॉक होते हैं, ये जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर गेट है ये क्लोज होते हैं। जब इंसुलिन आके बाइंड बना लेता है अपने रिसेप्टर के साथ तो फिर ये गेट खुल जाता है। देखिए हर एक गेट के साथ एक रिसेप्टर है। अब यहाँ पे इंसुलिन अटैच है इसलिए ये गेट खुल गया है, यहाँ पे इंसुलिन अटैच नहीं है इसलिए गेट नहीं खुला, यहाँ पे भी इंसुलिन अटैच नहीं है इसलिए ये गेट भी नहीं खुला है, ये गेट नहीं खुला। यहाँ पे भी इंसुलिन अटैच नहीं है लेकिन ये गेट नहीं खुला है। अब ये इंसुलिन अटैच होने आ रहा है, जब ये इंसुलिन आके इसके साथ अटैच हो जाएगा तो सेम इसी तरह ये गेट भी ओपन हो जाएगी। और जब गेट ओपन होती है तो क्या होता है, ये जो ब्लू कलर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है बाहर, ये ब्लड है, प्लाज्मा है, इसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ये चले आ जाते हैं किसके अंदर, सेल्स के अंदर, और सेल इनकी क्या करता है, इनको यूज़ करता है एनर्जी हासिल करने के लिए। तो इस तरीके से इस मैकेनिज्म के थ्रू ये इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर ले आता है और इसकी यूजेज करवा देता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहती है। एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन का क्या एक्शन है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का लिखा है फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो ग्लूकोज है उसको मसल्स के अंदर, एडिपोज के अंदर, एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज सेल्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, उसको पहुंचा देता है, मसल्स के अंदर पहुंचा देता है, एडिपोज सेल्स के अंदर पहुंचा देता है। फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज इन द लीवर एंड मसल। और जितना सेल को एनर्जी के लिए चाहिए होता है वो एनर्जी के लिए यूज़ कर लेता है, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको ये इंसुलिन लीवर में ले जाता है या फिर मसल में ले जाता है और वहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर करता है। ग्लूकोज जब बिल्ड अप हो जाती है, ग्लूकोज जब जमा हो जाती है एक जगह में तो इसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ये ग्लूकोज को जमा करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके या तो लीवर में या तो मसल्स में इसको स्टोर रखता है। डिक्रीज द ब्रेकडाउन एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन बाय द लीवर। और क्या करता है, लीवर में जो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होके उससे ग्लूकोज बनती है उसको इंसुलिन डिक्रीज करता है। लीवर से कहता है कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं करनी है, ग्लूकोज को रिलीज नहीं करना है, इसको स्टोर ही रखना है। इस तरह लीवर को समझाती है और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को डिक्रीज करवाती है। इस तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस रखती है। प्रोटीन पे इसका क्या काम है, स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करती है। इनहिबिट प्रोटीन ब्रेकडाउन, डिमिनिश ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या करती है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करती है, रोकती है, और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसको डिमिनिश करती है, इसको बंद करती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स से जब ग्लूकोज बन जाए, यानी कार्बोहाइड्रेट से तो वैसे ही ग्लूकोज ही बनता है, लेकिन जब प्रोटीन और फैट और ये जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज है इनसे जब ग्लूकोज बनता है तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इंसुलिन इनहिबिट करती है।
एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, ये कंटिन्यू है। अब फैट पे क्या इसका एक्शन है तो लिखा है स्टिमुलेट लिपोजेनेसिस, ये लिपोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करती है, यानी लिपिड की सिंथेसिस को इन्हेंस करती है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्राइग्लाइसराइड टू एडिपोज टिश्यू, ट्राइग्लाइसराइड को एडिपोज टिश्यू तक ले जाती है ट्रांसपोर्ट करके और वहाँ पे लिपोजेनेसिस स्टार्ट कर देती है। इनहिबिट लिपोलाइसिस, लिपिड की जो ब्रेकडाउन होती है उसको इनहिबिट करती है, उसको रोकती है। प्रिवेंट एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कीटोन्स और कीटो एसिडोसिस, ये कीटो एसिडोसिस को भी प्रिवेंट करती है। कीटो एसिडोसिस कब होता है? जब एक्सेसिव अमाउंट में लिपोलाइसिस होती है, लिपिड की ब्रेकडाउन होती है, तो इससे कीटोन बॉडी बनते हैं और कीटोन बॉडी एसिडिक बॉडीज होते हैं। जब उनकी लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। तो इंसुलिन क्या करता है? कीटो एसिडोसिस को प्रिवेंट करता है, कीटोन बॉडी के फॉर्मेशन को रोकता है। इस तरीके से जो लाइसिस है उसको इनहिबिट करता है, लिपोलाइसिस होने नहीं देता। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें जब हम इंसुलिन उनको लगा देते हैं बाहर से, जो एक्सोजीनियस इंसुलिन होता है डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, जो लोग लाइफ लॉन्ग इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं तो उनको वेट गेन हो जाता है, वो मोटे हो जाते हैं। क्यों मोटे हो जाते हैं? क्योंकि वो एक्सोजीनियस इंसुलिन जो कि हमने उसको लाइफ लॉन्ग उस इंसुलिन पे रखा है, तो वो उनके अंदर जाके लिपिड के ब्रेकडाउन को कम करती है और लिपिड की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करती है। तो फिर क्या होता है? वो लोग वेट गेन कर लेते हैं, मोटे हो जाते हैं। अब है टाइप 1 डायबिटीज़। डायबिटीज़ के 2 टाइप्स है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? लो और एब्सेंट एंडोजीनियस इंसुलिन। इसमें जो एंडोजीनियस इंसुलिन है, जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स से इंसुलिन बनता है, या तो वो लो होता है बहुत ज़्यादा, या तो बिल्कुल एब्सेंट होता है, या बिल्कुल लो होता है या बिल्कुल एब्सेंट होता है। डिपेंडेंट ऑन एक्सोजीनियस इंसुलिन फॉर लाइफ, और ये लोग जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है ये एक्सोजीनियस इंसुलिन पे लाइफ लॉन्ग डिपेंड करते हैं। ऑनसेट जनरली लेस देन 30 ईयर्स। अब इसकी जो ऑनसेट है ये जनरली क्या होती है? जो 30 ईयर्स से कम उम्र के लोग होते हैं उनमें ये स्टार्ट होती है, यानी 30 ईयर्स से जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें टाइप 1 इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि इसकी ऑनसेट जो है पहले हो जाती है 30 साल से। 5 to 10% ऑफ केसेस ऑफ डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ के जो ओवरऑल जो डायबिटीज़ के केसेस है डायबिटीज़ मेलाइटस के, उसमें से जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये 5 to 10% होती है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो 90 to 95% होती है, 85 to 90% होती है, और 5 to 10% ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है लोगों को। ऑनसेट सडन, इसकी ऑनसेट सडन होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? 3 P's से आप याद रखेंगे। पोलियूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन हो जाती है। पोलिडिप्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट होती है, यानी उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और पोलीफेजिया, उनको बहुत ज़्यादा वो हंग्री भी हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगते हैं और ज़्यादा मकदार में वो खाने लगते हैं। ये जो बने हैं ना साइट में, ये जो डायग्राम्स बने हैं, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखिए कितना पोलीफेजिया इनको होता है, बहुत ज़्यादा ये खाते हैं और बहुत ज़्यादा इनको प्यास भी लगती है, और ख़ास करके मीठे चीज़ों पे इनकी बहुत दिलचस्पी होती है और वो बार बार जो है वो खाते रहते हैं। अब है टाइप 1 डायबिटीज़। अब यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो हमने पिछले डायग्राम हमने डिस्कस किया था वो बिल्कुल नॉर्मल फिजियोलॉजी थी। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है उसकी ये डायग्राम है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है? इंसुलिन बिल्कुल एब्सेंट होता है। ये वो इंसुलिन था जो येलो कलर का इंसुलिन था, देखिए अब वो नहीं है। बाकी यहाँ पे रिसेप्टर भी मौजूद है, यहाँ पे गेट भी मौजूद है जो पर्पल कलर के है, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है वो भी मौजूद है, ग्लूकोज भी मौजूद है और रिसेप्टर्स भी मौजूद है, लेकिन इंसुलिन नहीं है। येलो कलर का आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देख सकते क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन टोटली या एब्सेंट होता है या बहुत कम मकदार में होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इतने कम मकदार में होता है। तो यहाँ पे देखिए इंसुलिन नहीं है तो रिसेप्टर बिल्कुल खाली है, रिसेप्टर खाली है तो गेट ओपन नहीं हो रहे हैं, और क्या हुआ है? सेल के अंदर बिल्कुल एक भी इंसुलिन ग्लूकोज नहीं है और बाहर बहुत सारे इंसुलिन ग्लूकोज है। बाहर बहुत सारे ग्लूकोज होने का मतलब ये है कि ये ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको यहाँ पे समझाई गई है। हम बार बार कहते आ रहे हैं ये जो
इसमें भी मैंने आप लोगों को कहा कि इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है। तो जब इंसुलिन प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता है, ये आप लोगों को इसमें समझाया गया है। इनसफिशिएंट इंसुलिन, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन मौजूद नहीं है तो क्या होगा, रिड्यूस टिश्यू अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में जो टिश्यूज़ हैं हमारे उसमें ग्लूकोज की अपटेक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो रिसेप्टर खाली है तो गेट ओपन नहीं होगा, जो ट्रांसपोर्टर है वो ओपन नहीं होंगे तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। जब नहीं जाएगा तो सेल के अंदर कमी होगी ग्लूकोज की, जब कमी होगी तो फिर इंट्रासेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया, सेल्स के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होगी। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स कि सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है इसकी कमी होगी सेल्स के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर नहीं जा रही है तो उनको चाहिए ना एनर्जी हासिल करने के लिए। तो सेल के अंदर अभी क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ग्लूकोज की कमी होगी। तो फिर वो सेल क्या करेगा, वो सेल ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी उसे तो ग्लूकोज चाहिए ना, तो वो ग्लूकोज कहाँ से लाएगा, ग्लूकोजेनेसिस के लिए वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स के अब वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा और प्रोटीन से ग्लूकोज हासिल करेगा, फैट की ब्रेक डाउन करेगा और फैट से ग्लूकोज हासिल करेगा। देखिए प्रोटीन की ब्रेक डाउन स्टार्ट होगी, प्रोटीन की ब्रेक डाउन स्टार्ट होगी तो इसकी सिंथेसिस रुक जाएगी, डिक्रीज होगी और इससे ग्लूकोज बनेगी। जब प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल के अंदर क्या होगा, सेल्स जो है वो लिथर्जी होगी, सेल्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा होगी। तो फिर बंदे को पोलिफेजिया महसूस होगा, वो बहुत ज़्यादा उसको भूख लगेगी इस लिथर्जी की वजह से। लिथर्जी इसलिए होती है कि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती तो इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगता है, खाना खाता है। इसके अलावा डिक्रीज गामा ग्लोबिन्स, जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो डिक्रीज होंगे। गामा ग्लोबुलिन्स किसे कहते हैं, एंटीबॉडीज़ को कहते हैं। एंटीबॉडीज़ किससे बनते हैं, ये प्रोटीन से बनते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन से। तो प्रोटीन नहीं होगी तो फिर गामा ग्लोबुलिन्स भी कम होंगे। तो फिर क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, वो बंदा जो है वो उसके इम्यून सिस्टम अब कमज़ोर होगी और वो इन्फेक्शन के सामने ससेप्टिबल होगा, उसको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाएंगे। और जब इन्फेक्शन हो जाएंगे तो फिर इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग, तो फिर उसको क्या होगा, उसकी फिर जो वाउंड्स है, उसके वूंड्स जो है, उसके जो ज़ख्म है वो सही से ठीक नहीं होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके वूंड्स जो होते हैं, उनको जब ज़ख्म लग जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती। तो यही वजह है। साइड में फैट की ब्रेक डाउन होगी, जब फैट की ब्रेक डाउन होगी तो कीटोन्स पैदा होंगे, हाई लेवल में कीटोन्स बनेंगे। जब हाई लेवल में कीटोन्स बनेंगे तो कीटोन्स एसिडिक बॉडीज़ है, तो इसी वजह से बॉडी के अंदर एसिडिटी ज़्यादा होगी, जिसे हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। अब दूसरे साइड में देख ले कि क्या होगा, ये तो इंट्रासेल्युलर की बात थी, सेल के अंदर की बात थी। अब ये सेल के बाहर की बात है। एक्स्ट्रा सेल्युलर, सेल के बाहर मीन्स के ब्लड में क्या होगा, ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रही। तो जितने मकदार में ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर अब रह रही है, तो फिर क्या होगा, ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, जिसकी वजह से हाइपर ऑस्मोटिक प्लाज्मा, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होगा उसमें वो हाइपर ऑस्मोटिक होगा, यानी उसमें बहुत ज़्यादा सैल्यूट्स की मकदार बहुत ज़्यादा होगी। तो सैल्यूट की मकदार जब बहुत ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, सेल्स की डिहाइड्रेशन होगी। सैल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो फिर सेल्स को सही तरीके से वाटर नहीं पहुंच पाएगा, उनको फ्लूइड की ज़रूरत है, फ्लूइड नहीं पहुंच पाएगी। तो फिर क्या होगा, तो फिर सेल्स में डिहाइड्रेशन होगी और इस डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपरग्लाइसीमिक कोमा हो सकता है। सेल्स की जब डिहाइड्रेशन होगी तो फिर कोमा में जाएगा पेशेंट। जब कोमा में जाता है इस वजह से, तो इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिक कोमा। और क्या होगा फिर दूसरे साइड में ये भी हो सकता है कि ब्लड ग्लूकोज जो रीनल थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज जो रीनल थ्रेशोल्ड है ये किसे कहते हैं, तो जो कंसंट्रेशन होती है ग्लूकोज की ब्लड के अंदर, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है, किडनी से वो पास होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज थ्रेशोल्ड, ब्लड ग्लूकोज रीनल थ्रेशोल्ड, यानी जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है मकदार में तो फिर ब्लड से वो चला जाता है, वो ट्यूब्यूल्स के अंदर वो रिलीज़ हो जाता है और वो यूरिन में चला जाता है। तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज यूरिया होगा, यानी हाई ग्लूकोज होगी, हाई शुगर होगी यूरिन में। Sg का मतलब है शुगर। तो हाई शुगर जब यूरिन में हो जाएगी तो फिर क्या होगा, सोमेटिक नहीं है स्टूडेंट्स, ये ऑस्मोटिक है। ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगा, यानी यूरिन में बहुत सारे सैल्यूट्स जो है वो रिलीज़ होंगे, जैसा कि पोलीयूरिया होगा, यूरिन बहुत ज़्यादा होगा, साथ में पोलीडिप्सिया भी होगा।
और इस साथ में क्या होगा, हाइपोकेलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोकेलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया इसलिए क्योंकि ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो रहा है, तो वो सोडियम भी रिलीज़ हो जाएगा, और वो जब ज़्यादा पोलियूरिया हो रहा है ना ज़्यादा मकदार में, तो फिर वो सोडियम जो उसमें जितना सोडियम की कंसनट्रेशन होनी थी यूरिन में वो नहीं होगी अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज़ हो रहा है। और इसी तरह पोटाशियम का भी इसी तरह होगा। लिखा है टाइप 1 डायबिटीज़ वंस नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज़ आर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जुवेनाइल डायबिटीज़ का मतलब ये है कि जो बच्चों में होती है उसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, और बच्चों में इसलिए कि ये 30 साल से कम की उम्र में ज़्यादा होती है, और ख़ास करके 15 साल और 12 साल और 10 साल और 18 साल इसमें, तो इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहा जाता है। और इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि इसमें इंसुलिन की बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं होती, इंसुलिन बहुत लो होता है, इस वजह से ये डायबिटीज़ होती है, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहा जाता है। अब आपने ये नेम्स याद रखने हैं, इससे एमसीक्यूज बन सकता है। इज़ ए क्रोनिक कंडीशन इन विच द पेंक्रियाज प्रोड्यूस लिटिल आर नो इंसुलिन। ये एक ऐसी क्रोनिक कंडीशन है जिसमें पेंक्रियाज या तो इंसुलिन पैदा नहीं करता बिल्कुल भी, या तो बहुत कम मिकदार में करता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इंसुलिन इज़ ए हार्मोन नीडेड टू अलाउ शुगर टू एंटर सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। इंसुलिन एक ऐसी हार्मोन है जो कि चाहिए होती है ग्लूकोज को, शुगर को चाहिए होती है ताकि वो सेल्स के अंदर चला जाए और वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो अगर नहीं है तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें भी यही दिखाया गया है कि जब इंसुलिन की प्रोडक्शन पेंक्रियाज से इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती तो डिक्रीज इंसुलिन इन द ब्लड वेजल में इंसुलिन नहीं होता, डिक्रीज होता है, कम होता है। तो फिर क्या होता है, इंक्रीज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन। इंक्रीज ग्लूकोज, इंसुलिन जब लो होता है तो ग्लूकोज इंक्रीज होता है, ये जो ब्लू कलर के है ग्लूकोज है इंक्रीज हो गए हैं। तो फिर क्या होगा, मसल अनेबल टू यूज़ ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन। इंसुलिन लो है तो ग्लूकोज मसल्स यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रिसेप्टर खाली होगा तो वो गेट ओपन नहीं होंगे तो फिर मसल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन काजिंग कीटो एसिडोसिस। और अब जब ग्लाइकोजन और प्रोटीन की ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी तो इसकी वजह से कीटो एसिडोसिस होती है। डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2। पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़ डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है उनमें इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती। यू कैन थिंक ऑफ इट एज नॉट हैविंग ए की। इसका आप ये सोच सकते हैं कि इंसुलिन को हम की इसलिए कहते हैं ना क्योंकि जब वो रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाती है तो वो जो गेट है, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का गेट है वो ओपन हो जाता है, इसीलिए हम ज़्यादातर इंसुलिन को एज ए की इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए आप इस तरह सोच सकते हैं कि की मौजूद नहीं है, की नहीं है तो रिसेप्टर खाली है तो वो गेट ओपन नहीं हो रहे हैं और इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जा पा रहा। People with type 2 diabetes do not respond to insulin as well as they should, and later in the disease often do not make enough insulin. अब जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है तो वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। वो इंसुलिन मौजूद होता है लेकिन उनका जो रिसेप्टर होता है वो इंसुलिन के साथ अटैच नहीं होता, इंसुलिन को वो अट्रैक्ट नहीं करता। और बाद में शुरू में तो इस तरह होता है लेकिन बाद में जाके इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो भी कम हो जाती है। यू कैन थिंक ऑफ दिस एज हैविंग ए ब्रोकन की। इसमें आप इस तरह सोच सकते हैं कि आपके साथ की मौजूद है लेकिन वो ख़राब की है, वो ब्रोकन की है। तो ब्रोकन की का मतलब ये है कि वो इंसुलिन मौजूद है लेकिन रिसेप्टर उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो पड़ा है फालतू में, तो इसीलिए यानी वो इनसेंसिटिव है, वो सेंसिटिविटी नहीं क्रिएट कर पा रहा वो इंसुलिन, इसीलिए कह रहा है कि वो ब्रोकन की है। तो अब आपको एमसीक्यूज यहाँ से इस तरह बन सकती है कि मतलब कि जो ब्रोकन की है वो आपके साथ कौन सा डायबिटीज़ है, ब्रोकन की कौन से डायबिटीज़ को कहा जाता है, तो आप लोगों को पता हो कि टाइप 2 को कहा जाता है। और हैविंग नो की किसको कहा जाता है, तो आप लोगों को पता हो कि वो टाइप 1 को कहा जाता है। काज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। अब टाइप 1 डायबिटीज़ के काजेज देख लें। द एग्जैक्ट काज इज़ अननोन। अब इसकी जो एग्जैक्ट काज है वो अभी तक मालूम नहीं है किसी को, सही तरीके से इसका एग्जैक्ट काज मालूम नहीं होता कि क्यों बीटा सेल इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे काजेज़ है जो कि सोचे जाते हैं कि इनकी वजह से होता है।
डीजनरेशन ऑफ बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज, जैसे कि अगर जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं इनकी अगर डीजनरेशन हो जाए, वो जो है उनकी डीजनरेशन का मतलब ये है कि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाए। डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल बाय वायरल इन्फेक्शन, को ऐसी ख़तरनाक टाइप की वायरल इन्फेक्शन हो गई है जिसकी वजह से बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। कंजेनिटल डिसऑर्डर ऑफ बीटा सेल्स, बीटा सेल्स की कोई पैदाइशी बीमारी हो सकती है, बीटा सेल्स पैदाइशी से वो इंसुलिन नहीं बना रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ड्यूरिंग ऑटो इम्यून डिजीज़, इस तरह भी हो सकता है कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ वाला, कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाता है तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, बीटा सेल्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो वो बीटा सेल के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडी बनते हैं वो इनकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो उस बंदे को बेचारे को डायबिटीज़ टाइप 1 हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, अब इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जो साइन सिम्टम्स है वो देख लें। लिखा है पोलीयूरिया होता है, पोलीयूरिया होगी, ज़ाहिरी सी बात है। दूसरे नंबर पर पोलीडिप्सिया है, ये पोलीडिस्पेयर नहीं है स्टूडेंट्स, ये पोलीडिप्सिया है। पोलीडिप्सिया का मतलब ये है कि वो जो ज़्यादा मकदार में खाने की जो ख्वाहिश होती है उसको पोलीडिप्सिया कहते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, जो पानी पीने की जो थ्रस्ट की, यहाँ पे इनमें कंफ्यूज हो गई, ये पोलीफेजिया खाने को जो ज़्यादा दिल करता है उसको कहते हैं, और जो पोलीडिप्सिया है ये डिस्पेयर नहीं है, पोलीडिप्सिया है जो पानी पीने की जो उनकी ख्वाहिश होती है, जो थ्रस्ट होती है एक्सेसिव। वेट लॉस उनकी होती है, वेट लॉस इसलिए होती है कि उनके जो सेल्स है उनको एनर्जी नहीं मिल रही, तो प्रोटीन और फैट की ब्रेकडाउन हो रही है, तो इसीलिए वेट लॉस होती है। ब्लरिंग ऑफ विजन, उनको एनर्जी नहीं है तो इसलिए उनकी विजन जो है उसमें ब्लरिंग हो जाती है, सही तरीके से वो विजन नहीं कर पाते। पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है, उनको जब जगह तब्दील करते हैं, बैठे हैं, उठ जाते हैं तो हाइपोटेंशन उनको हो जाती है। पेरिस्थीजिया होता है, पेरिस्थीजिया इसलिए होता है क्योंकि ये हाई ब्लड शुगर की वजह से जो जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, तो न्यूरॉन जब डैमेज हो जाते हैं तो फिर ये पेरिस्थीजिया होता है शुरू में, जो टिंगलिंग सी सेंसेशन है पेरिफ्रीज में, ख़ास करके लेग्स में और फुट में, तो ये हो जाती है। कीटो एसिडोसिस होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये वो फैट की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसकी वजह से फैट की जो ब्रेकडाउन होती है। अब यहाँ पे मेन सिम्टम्स जो है डायबिटीज़ के वो बताए गए हैं, और जो ब्लू कलर के हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं वो टाइप 2 के हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो ब्लू कलर के हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा है कि स्मेल ऑफ एसीटोन आता है ब्रीथ से, क्योंकि यहाँ पे कीटो एसिडोसिस होती है, तो कीटो एसिडोसिस जब होती है तो एसीटोन की जो ब्रीथ होती है, इसकी वजह से ब्रीथ में एसीटोन की जो स्मेल होती है वो आती है। गैस्ट्रिक से रिलेटेड अगर हम देख लें, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो सकती है। यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड अगर देख ले तो पोलीयूरिया और ग्लूकोजयूरिया हो सकता है, यूरिन में ग्लूकोज का आना और यूरिन ज़्यादा होना। रिस्पायरेटरी अगर हम देख ले तो हाइपर वेंटिलेशन होती है, जिसमें स्मॉल्स ब्रीथिंग जो है, ये एक बंदा था, इसने इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए इसका नाम इसके साथ लगा है को स्मॉल ब्रीथिंग, तो ये कॉमन है इसमें डायबिटीज़ टाइप 1 में। इसके अलावा अगर हम देख लें तो सिस्टमिक अगर देख ले तो वेट लॉस हो जाती है, इस बंदे की वेट लॉस होती है। इसके अलावा सेंट्रल अगर हम देख ले तो पोलीडिप्सिया पानी पीने की जो ख्वाहिश है, और पोलीफेजिया और लिथर्जी कमज़ोरी महसूस करना, और स्टुपर का मतलब है कन्फ्यूज़ होना। इसकी सही तरीके से मेंटलिटी काम नहीं करेगी क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही ना ब्रेन को, तो वो किस तरीके से सही से काम करें। अब यहाँ पे देख लें टाइप 2 डायबिटीज़ की बात आ गई। इंसुलिन लेवल में भी नॉर्मल, एलिवेटेड और डिप्रेस्ड। इंसुलिन लेवल में भी नॉर्मल भी हो सकती है, एलिवेटेड भी हो सकती है, डिप्रेस्ड भी हो सकती है। इंसुलिन के लेवल का इतना फ़र्क इसमें नहीं पड़ता। इसको हम किस तरीके से जान सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं, तो लिखा है कैरेक्टराइज बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, इस इंसुलिन के रेजिस्टेंस को देख के हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि अच्छा इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस शो हो रही है। फिर डिमिनिश टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, हमारे जो टिश्यूज़ है, सेल्स है, वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो रेजिस्ट कर देते हैं इंसुलिन को, वो सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है इंसुलिन के लिए। एंड इम्पेयर्ड बीटा सेल फंक्शन, डिलेड और इनएडिक्वेट इंसुलिन रिलीज। फिर क्या होता है, वक्त के साथ साथ बीटा सेल्स की फंक्शन जो है वो भी इम्पेयर हो जाती है, या डिले हो जाती है इंसुलिन की प्रोडक्शन, या फिर इनएडिक्वेट रिलीज़ होती है, यानी बहुत कम जो है वो रिलीज़ होती है। ऑफन ऑकर्स ग्रेटर देन 40 ईयर्स। अब देखिए
ये एमसीक्यूज़ है यहाँ पे, ये इससे एमसीक्यूज़ बन सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसकी ऑनसेट कब होती है। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इसकी ऑनसेट जो है वो 40 साल से अबाव लोगों में ज़्यादातर होती है। तो इससे आपसे एमसीक्यूज़ बन सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ की ऑनसेट किन लोगों में होती है, 30 साल से कम के उम्र के लोगों में होती है, 40 साल से ऊपर के लोगों में होती है, या 20 साल के या 10 साल के। तो आप लोगों को पता हो कि 40 साल से ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं उनमें कॉमन है। अब इसमें अभी वही प्रोसीजर, इंसुलिन का ना होना, इंसुलिन जब नहीं होती है तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। इस डायग्राम को स्टडी कर ले, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इसमें भी वही है कि लिखा है द स्टमक चेंज फूड इनटू ग्लूकोज। स्टमक में सबसे पहले जो फूड है वो ग्लूकोज में चेंज होती है, उसके बाद ग्लूकोज इंटर द ब्लड स्ट्रीम में चला आता है ग्लूकोज। जब ब्लड स्ट्रीम में चला आता है तो ब्लड वेजल्स के अंदर आ जाता है। ब्लड वेजल्स के जब अंदर आ जाता है तो पेंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है, और फिर इंसुलिन भी क्या होती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली आती है। जब इंसुलिन आती है तो फिर ग्लूकोज कैन नॉट गेट इनटू द सेल ऑफ द बॉडी, ग्लूकोज बिल्ड अप इन द ब्लड वेजल्स। तो फिर क्या होता है, इंसुलिन मौजूद है, इसमें इंसुलिन भी होती है, लेकिन ये इंसुलिन इसेबल नहीं होता, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात हो रही है ना, इस वजह से तो इसमें रेजिस्टेंट होती है। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन के होते हुए भी ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर नहीं जा रही। यहाँ पे आप देख ले, दोनों ब्लू कलर के जो है वो ग्लूकोज है और येलो कलर के जो है वो इंसुलिन है, दोनों स्टक होके ब्लड वेजल्स के अंदर पड़े हुए हैं, ये सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये होती है हमारे साथ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। काजेज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब इसके काजेज देख ले। दिस टाइप इज ऑकरिंग ड्यू टू रिड्यूस नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर इन द बॉडी। इट इज़ मोस्टली एन इनहेरिटेड डिजीज़। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होती है वो भी नंबर में कम हो जाते हैं। ये मेनली इनहेरिटेड डिजीज़ है, यानी अगर माँ बाप में होती है तो बच्चों में ये कन्वर्ट होती जाती है, बच्चों में भी मुंतकिल होती जाती है। या फिर इस तरह होता है कि जो दूसरे जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं इनकी वजह से ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये इनकी वजह से भी पैदा होती है। कभी कभार जो दूसरे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है उनके साथ साथ ये भी स्टार्ट हो जाती हैं। कौन कौन से हैं, जाइगेंटिज्म है, एक्रोमेगेली है और कुशिंग सिंड्रोम है। तो जाइगेंटिज्म, एक्रोमेगेली और कुशिंग सिंड्रोम किस तरीके से डायबिटीज़ काज करते हैं। तो एक तो ये है कि ये कुशिंग सिंड्रोम में देख ले, कुशिंग सिंड्रोम में आप देख ले कि इसमें ग्लूकोज की मकदार, ये कार्टिसोल की ज़्यादा रिलीज़ है ना, कार्टिसोल जब ज़्यादा मकदार में रिलीज़ हो जाती है तो फिर ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा होती है। ये ग्लूकोकार्टिकोइड्स जो है, ग्लूकोकार्टिकोइड्स जब इंक्रीज़ हो गए तो ग्लूकोज जो है वो खुद ब खुद उस पर इंक्रीज़ होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। यहाँ पे जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली दोनों में जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिलीज़ हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव रिलीज़ की वजह से भी ग्लूकोज की मकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और ग्लूकोज की मकदार तो ज़्यादा होती है, उसके साथ साथ क्या करते हैं, ये जो 3 डिजीज़ हैं, 3 डिजीज़ ये सब इंसुलिन की सेंसिटिविटी को लूज़ कर देते हैं। कुशिंग सिंड्रोम की वजह से भी जब ये जो ग्लूकोकार्टिकोइड्स है, ग्लूकोकार्टिकोइड्स जब रिलीज़ होते हैं ज़्यादा मकदार में तो फिर क्या होता है, तो फिर इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और जब ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा मकदार में रिलीज़ होती है जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली में तो वो भी इस इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको रिड्यूस कर देती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देती है। तो इसी वजह से इन डिसऑर्डर की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। एक तो ग्लूकोज इंक्रीज़ और दूसरी तरफ से ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रिड्यूस करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख ले, इसके साइन सिम्टम्स देख ले। इसके साइन सिम्टम्स में क्या है, वही बात के इंक्रीज यूरिनेशन और थ्रस्ट, एनर्जी नहीं होती है, लेक ऑफ एनर्जी, डिलेड वूंड हीलिंग, वूंड सही से हील नहीं होते, वीकनेस होती है, लिथर्जी, वही बात है लेक ऑफ एनर्जी, मसल्स पेन होती है लिथर्जी की वजह से, रेटिनोपैथी होता है, हाई ब्लड शुगर, वो जो आई के छोटे छोटे से वो कैपिलरीज होती है उनको ख़राब कर देती है, तो इस वजह से। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का ये वो डायग्राम है, जो डायग्राम हम स्टार्ट से नॉर्मल, फिर टाइप 1 का हमने पहले नॉर्मल डिस्कस किया, फिर टाइप 1 का डिस्कस किया और अब ये टाइप 2 का है। इसमें आप देख लें, ये इंसुलिन वही, ये रेड कलर का वो इंसुलिन रिसेप्टर, ये ब्लू कलर का ग्लूकोज, ये पर्पल कलर का वो गेट। अब यहाँ पे देख लें, इंसुलिन मौजूद है, इंसुलिन यहाँ पे मौजूद है, ग्लूकोज भी मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद है,
लेकिन ये जो रिसेप्टर्स है ये इंसुलिन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। देखिए रिसेप्टर्स यहाँ पे एब्सेंट है। रिसेप्टर का ये देखिए ये रिसेप्टर का ये जो कैचिंग वाला हिस्सा है, ये हिस्सा, इस हिस्से की बात कर रही हूँ, ये जो कैचिंग वाला हिस्सा है, सब्र करे, ये जो इंसुलिन का कैचिंग वाला हिस्सा है, कैचिंग वाला जो हिस्सा है ये गायब है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे भी गायब है, यहाँ पे भी गायब है, यहाँ पे भी गायब है। यहाँ पे थोड़ा सा कैचिंग वाला हिस्सा निकला हुआ है सिर्फ एक में, तो इसीलिए इसके साथ इंसुलिन आके अटैच हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एब्सेंट है कैचिंग वाला हिस्सा, तो इंसुलिन नहीं अटैच हो रहा। यहाँ पे भी एब्सेंट है, इंसुलिन नहीं अटैच हो रहा। इंसुलिन भी बाहर है, ग्लूकोज भी बाहर है, सेल के अंदर नहीं जा पा रहा, और जो जा रहा है वो सिर्फ इस एक की वजह से, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो कोई काम कर नहीं पाता। तो इस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में ये प्रोसीजर होता है, और इस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का मिक्स करके आप लोगों को समझाया गया है। ये जीन्स है, जीन्स के साथ कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कुछ हमारे जीन्स में प्रॉब्लम, और साथ में इन्वायरमेंट में वायरसेस हो गए, बायोम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो फिज़िकल एक्टिविटी, हमारी जो डाइटरी फैक्टर्स है, वो सब, ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं, जब सब चीज़ों में ख़राबी आना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन माइक्रोब्स वगैरह की वजह से। जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ऑटो इम्यूनिटीज़ की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है तो ऑटो इम्यूनिटी, जिससे बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन, और जब बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है तो हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की लेवल हाई इन ब्लड। यहाँ पे भी देख ले वही बात है कि इन्फ्लेमेशन हो गई और मेटाबॉलिक स्ट्रेस आ गया बंदे पे, तो बीटा सेल की डिसफंक्शन हो गई, बीटा सेल से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब बीटा सेल फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो ये या तो टाइप 1 होगी, या तो टाइप 2 होगी, या कोई और फॉर्म भी हो सकती है। इससे फिर कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे। वो कॉम्प्लिकेशंस एक तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होंगे, एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होंगे, यानी बड़े बड़े वेजल्स में कॉम्प्लिकेशन और छोटे छोटे वेजल्स में कॉम्प्लिकेशन। जो बड़े बड़े वेजल में कॉम्प्लिकेशन है उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ शामिल है, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ शामिल है, और स्ट्रोक शामिल है, ये हो सकती है। और जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कि पिलरी के डैमेज की वजह से जो डिसऑर्डर होती है, उनमें रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी हो सकती है। अब आपसे एमसीक्यूज़ यहाँ पे इस तरीके का एमसीक्यूज़ बन सकता है स्टूडेंट्स के, द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइप 1 और टाइप 2, द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, द मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस इंक्लूड, ऑप्शन ए होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ऑप्शन बी होगा पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़, ऑप्शन सी होगा स्ट्रोक, और ऑप्शन 4 होगा रेटिनोपैथी। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा रेटिनोपैथी, क्योंकि आपसे एक्सेप्ट कह रहा है ना कि द मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द diabetes mellitus include coronary artery disease, peripheral artery disease, stroke और ऑप्शन डी रेटिनोपैथी। तो आपका जो सही वाला आंसर होगा वो रेटिनोपैथी वाला होगा। या फिर इस तरह एमसीक्यूज बनेगा कि दे माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इंक्लूड रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, एक्सेप्ट और इंक्लूड एक्सेप्ट आया, और फिर रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, और आएगा स्ट्रोक। तो आपने यहाँ पे स्ट्रोक वो करना है, मार्क करनी है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में फैमिली हिस्ट्री है, किसी के फैमिली में है तो वो रिस्क पे है, उनको भी हो सकता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, अगर बहुत ज़्यादा ऐशो-आराम की ज़िंदगी है, अपने खाने के लिए भी उठना नहीं पड़ रहा है, तो फिर उनके से वो बहुत मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी उनमें आ जाती है, और ओबेसिटी आने की वजह से उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सही से उनकी शेप नहीं होती, तो इंसुलिन उसमें अटैच नहीं हो पाता। एजिंग हो सकती है, एजिंग भी काज कर सकती है डायबिटीज़, और कंट्रोल्ड बाय वेट लॉस, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आर इंसुलिन। अब क्या होता है, रिस्क फैक्टर में ये भी है कि वेट लॉस करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके अलावा इंसुलिन के थ्रू भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, इसमें आप आरबीएस करेंगे। आरबीएस का मतलब है रैंडम ब्लड शुगर आप चेक करेंगे, जो कि रैंडम ब्लड शुगर जो है वो अगर
200 mg/dL से ज़्यादा आता है तो फिर आप जो है समझेंगे कि इसको डायबिटीज़ मेलाइटस है। या आप फास्टिंग ब्लड शुगर करेंगे, फास्टिंग मीन्स कि आप लोग पेशेंट को खाना वगैरह खाने से पहले बिल्कुल नहार मुँह जो है वो टेस्ट करेंगे, उसमें अगर 126 mg/dL से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस है। यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन में अगर कीटोन बॉडी आ गए, अगर प्रोटीन आ गया, प्रोटीन क्योंकि ब्रेकडाउन होती है इस वजह से प्रोटीन आ सकते हैं, तो उससे भी आप डायग्नोस कर सकते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस है। और HbA1c कर सकते हैं। HbA1c का मतलब है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब ज़्यादा वक्त के लिए एक बंदे के अंदर ग्लूकोज की मकदार उसके ब्लड में ज़्यादा रहती है तो फिर उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो ग्लाइकोसिलेटेड होता है, उसके साथ वो अटैच हो जाती है और वो येलो कलर का हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं HbA1c टेस्ट। जब उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, इसको बिल्कुल सिंपल ब्लड में इसका टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ग्लूकोज ए टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इन ब्लड नॉर्मली बिकम स्ट्रक टू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये नॉर्मली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ये हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, उसके साथ स्ट्रक हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, दिस मीन्स हीमोग्लोबिन हैज़ बिकम ग्लाइकोसिलेटेड, और ये इसके साथ स्ट्रक हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये ग्लाइकोसिलेटेड हो चुका है। आल्सो रिफर्ड एज हीमोग्लोबिन A1c और HbA1c, इसको हम हीमोग्लोबिन A1c या HbA1c नाम देते हैं। एज ए पर्सन ब्लड शुगर बिकम हाइयर, जब किसी पर्सन का ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो फिर मोर ऑफ द पर्सन हीमोग्लोबिन बिकम ग्लाइकोसिलेटेड। जितना ब्लड शुगर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लाइकोसिलेटेड होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक काफ़ी है। मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।